गाइस आपको दिखाना कि पहन के एमआरएफ का गाइस 1 मिनट पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर शूटआउट में शामिल होने का शक है। इसे हुए चेसिस नंबर और शूटआउट में शामिल तमाम गाड़ियों के लावारिस छोड़े जाने के बावजूद आखिर पुलिस शूटआउट में शामिल इन किरदारों तक पहुंची। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ये पहलू बेहद अहम है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस केस में मोहरे तो पकड़े गए, लेकिन असली मास्टरमाइंड आपकी टीवी अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसी सवाल में पश्चिम बंगाल के सीएम चंद्रनाथ दत्त की हत्या का राज छुपा। जांच कर रही पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जब हत्या में नकली तो पुलिस भी कुछ देर के लिए ऐसे ही उलझ गई थी जैसे कि तस्वीरों को देखकर इस वक्त हर कोई उलझन में। लेकिन इसे आप इंस्टेंट कर्मा कहें, तकदीर कहें या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इसी नकली नंबर प्लेट के सहारे आखिरकार पश्चिम बंगाल की पुलिस उन किरदारों के पहुंचने में कामयाब हो गई जिन पर चंद्रनाथ दत्त की हत्या में शामिल होने का शक है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर चंद्रनाथ की जान लेने वाले शूटआउट को अंजाम दिया। लेकिन आखिर नकली नंबर प्लेट के सहारे पुलिस कैसे पहुंची चंद्रनाथ के शूटरों तक? शूटरों ने आखिर किसके इशारे पर किया चंद्रनाथ का कत्ल? ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि पुलिस ने फिलहाल इस सिलसिले में जिन 3 चेहरों को गिरफ्तार किया वो कौन है और क्या करते हैं। किरदार नंबर 1 राज सिंह, किरदार नंबर 2 राज मिश्रा, किरदार नंबर 3 विक्की मौर्य। इनमें राज मिश्रा और विक्की मौर्य को जहां बिहार के बक्सर से पकड़े जाने की बात सामने आई है, वहीं राज सिंह को पुलिस ने अयोध्या से पकड़ा। वैसे तो राज सिंह यूपी के बलिया का रहने वाला है, लेकिन खबरों के मुताबिक इन दिनों वो बक्सर में ही रह रहा था। जबकि उसकी गिरफ्तारी की लोकेशन की बात करें तो वो अयोध्या। यूपी और बिहार पुलिस की मदद से इन तीनों को धर दबोचने के बाद बंगाल पुलिस उन्हें लेकर फिलहाल बंगाल लौट चुकी है और लोकल कोर्ट ने तीनों को रिमांड पर सीआईडी के हवाले भी कर दिया ताकि चंद्रनाथ की हत्या की पूरी साजिश का सच सामने आ सके और मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब। আমরা যা দিয়েছিলাম অলমোস্ট কালকে যা 2 দিন দিয়েছি আমরা 4 দিন দিয়েছি 20 ফিট করতে সরি 24
यूपी और बिहार के अलग अलग इलाकों में छापेमारी करके कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक इन 3 लोगों में से एक शख्स उस दिन जो शार्प शूटर का काम किया था उसे भी आइडेंटिफाई किया गया। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की वजह से बाकी सबका खुलासा पुलिस की ओर से नहीं किया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी भी इस बात को जानना चाहती है कि इन लोगों को किसने सुपारी दी थी या फिर ये 3 लोग ही मास्टरमाइंड थे। और इस वजह से इस बार जब कोर्ट में पेशी हुई पुलिस की ओर से 14 दिन तक पुलिस रिमांड मांगा गया, लेकिन 13 दिन के रिमांड में इनको भेजा गया है। पुलिस अभी भी इस चीज को समझना चाहती है कि इस मर्डर के पीछे मोटिव क्या था, क्या मोटिव फॉर गेन था या फिर कोई राजनीतिक षड्यंत्र था इस मर्डर के पीछे। लिहाजा पुलिस लगातार 3 लोगों को पूछताछ करके और भी ज्यादा डिटेल्स और बारीकी से और भी कुछ लोगों के नाम जानना चाहता है, ताकि ये समझ में आए इस खून के पीछे मोटिव क्या रहा है। क्या ये राजनीतिक खून था या फिर किसी आपसी रंजिश की वजह से इस खून को अंजाम दिया गया। आपको याद होगा कि बुधवार 6 मई की रात को चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को मध्यमग्राम इलाके में शूटरों ने इसी निशान माइक्रा कार से रोक लिया, जिसके बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। चूंकि इस निशान कार को शूटरों ने चंद्रनाथ की कार के आगे आड़े तिरछे तरीके से लगा दिया, उन्होंने इस कार को मौका वारदात पर ही छोड़ दिया और बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो। पुलिस ने मौके से कार को जब्त कर ली, लेकिन उसकी तफ्तीश को तब पहला झटका लगा जब उसे पता चला कि इस कार का नंबर प्लेट तो नकली है। असल में पुलिस ने जब कार के नंबर प्लेट के सहारे उसके मालिक से बात की, उस समय तो फोन लेके उठ में घुसी थी, अभी ये फिर घुस गई। ओ फोन स्विच ऑफ कर दी तो। ठीक है, अब हम लोग पहन लिए हेलमेट, हाई गार्ड, एयर गार्ड। दरअसल यूरेनियम और हॉर्मोन्स की कोई मसले हैं, जिसे लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करने पर नहीं लौट पाई। अब ईरान का यूरेनियम सौंपने से दोबारा बनाना सबसे कठिन है। पीएम और आपको ज्वाइन करने का समय आ गया। ज्वाइन पीएम की तरफ से भी मुलाकात होगी, जब तक कि अपना देश सबका है। छोटा सा करके लाइव हो जाती है। अब डिश टीवी के नए और पुराने कनेक्शन कर लिए 190 के नारी साहब। क्या बोला था? 4 घंटे में वाटर बॉक्स की करोड़ों की चली। ओकारा का इन्वर्टर बैटरी कॉम्बो निपुण 6 घंटे का पावर बैकअप, लंबा बैकअप, रिलायंस। कभी तो छोटा सा करने पर लाइफ हो जाती है बेहतर। अब डिश टीवी के नए और पुराने कनेक्शन कर लिए 190 बिना रिचार्ज। इसमें 2 टाइम लगेगा। ये सिर्फ 6 सेकंड में शुरू करेगा और तेरी जल्द आना। वो मेरे ओपनिंग बैट्समैन जी ऐसे शो करेगा, कटेगा, चलेगा। नेचुरल फ्लैट 3-1 अब तो बड़े दिन में शेविंग बड़े दिन वाला इसे 300 से बीच है। पानी बॉडी कभी कभी कुछ छोटा कितना टाइम हो गया? आजादी कहाँ गए? ना
और ये हुआ कसम एक बॉल डाल के दिखा कैसे चलता है। कोई बॉलिंग में नहीं जाएगा, इसलिए हम तो पहली बस को बॉलिंग करने में दिक्कत हो रहा है। बस इसलिए हम बस लेफ्ट पर राइट से हम राइट से हम करेंगे ये बॉल। चलो कौन से बढ़ सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच की जंग फिर से शुरू हो सकती है और इस बार ये जंग काफी तेज होने की संभावना है। असल में ईरान की तरफ से जो शांति प्रस्ताव भेजा गया था उसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान सिर्फ टाइम पास कर रहा है, दुनिया को मूर्ख बना रहा है। अब अमेरिका और इंतजार नहीं करेगा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य की तैनाती बढ़ा दी। इजराइल ने भी कहा कि ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान पर हमले बस कोई बॉलिंग जाएगा जैसे हम इसे टैंक के ऐसे ही डाल सकते हैं। अगर जंग फिर से शुरू होती है ये गाइस तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के इस संकट को बस कोई भी घर बना के बस में तुम खुद से खेल रहा है, कैसे दिखाई के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत भी इसके असर से कर नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे देश कोरोना के संकट से लड़ा था वैसे ही इस चुनौती से भी निपटेगा। इसमें सरकार को लोगों के सहयोग की जरूरत होगी। इस युद्ध का दुनिया के किन देशों पर कितना असर पड़ा, हमारा देश अब तक इस क्राइसिस का मुकाबला कैसे कर पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से गोल्ड न खरीदने, फॉरेन टूर कम करने और कारपूल करने के अपील की। इन सारी बातों का जंग से क्या संबंध है? आप छोटी सी क्या देश बहुत बड़ी मदद कर सकती है, ये मैं आपको बताऊंगा आज की बात है। लेकिन सबसे पहले आपके दुनिया भर में इतनी टेंशन क्यों है, जंग फिर से शुरू होने के आसार क्यों? असल में अमेरिका के पीस प्रपोजल के जवाब में ईरान ने जो काउंटर प्रपोजल लगेगा फिर उसको अपने घर पर टूटेगा। ट्रंप ने कहा ईरान जैसे लास्ट बॉल वो अमेरिका को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है क्या आपको दिखाएंगे हम बॉलिंग पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध रोकने, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने, ईरान के जब्त एसेट्स को अनफ्रीज करने की मांग दोहराई है। ईरान चाहता है कि अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के अधिकार को कबूल करे। ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को जारी रखने पर अड़ा है। इसीलिए ट्रंप ने ईरान के काउंटर प्रपोजल को रिजेक्ट किया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि अभी ईरान में उनके सारे टारगेट पूरे नहीं हुए हैं, काफी काम बाकी है। इजरायली प्रोसेस की तरफ से ये कहा गया कि वो हमले के लिए हर वक्त तैयार है। ट्रंप और नेतन्याहू के रुख को देखते हुए ईरान के खिलाफ जंग फिर शुरू होने का खतरा बढ़ सकता है। अगर फिर हमले शुरू हो तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज लंबे वक्त के लिए बंद हो सकता है। इसीलिए जैसे ही ट्रंप ने ईरान का प्रपोजल रिजेक्ट करने का ऐलान किया, वैसे ही दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़कर एक बार फिर $100 प्रति बैरल को पार कर गई। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने का सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ा। दुनिया भर के शेयर बाजार गिरे। सेंसेक्स फाइनल बॉल है, निफ्टी में 360 पॉइंट के रुपए की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। $1 95.32 95.32। ये सब ट्रंप के ऐलान का असर है, क्योंकि दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई को लेकर आशंका है, डर है, और अगर सप्लाई चेन में दिक्कत आती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर होता है।
स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया भर की 20% एनर्जी की सप्लाई, कच्चा तेल, एलएनजी, डीजल और फर्टिलाइजर मिडिल ईस्ट से पूरी दुनिया में 2 महीने से क्या कर रहा सुन रहा है, सुनता है तुमको ना बात। क्रूड की कीमत करीब अपने घर वापस लौट कतर पर गिरान करने की वजह से एलएनजी की सप्लाई ठप हो गई। अरब देशों से फर्टिलाइजर और दूसरे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करीब घोड़े के पास है। इसीलिए इन सब चीजों के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। लाजमी है क्योंकि भारत अपनी एनर्जी नीड्स का 85 से 90% ऑयल फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और खाने के इस्तेमाल होने वाले तेल का भी एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से खरीदते हैं और पेमेंट अमेरिकी डॉलर में करना होता है। इसका असर हमारे फॉरेन रिजर्व पर पड़ा है। इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। अब तक सरकार ने आम जनता पर इसका ज्यादा बोझ नहीं डाला है। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में हालात फिर से बिगड़ने के आसार हैं। ये संकट कितना बड़ा है, हालात कितने गंभीर हैं, इसको लेकर हम सबको सचेत क्यों रहना है, इस बात को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा। दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बड़ी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो। लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। इसके बाद मोदी ने बताया कि मुश्किल वक्त में वो देशवासियों से क्या अपेक्षा करते हैं। मोदी ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज करके लोग देश की बड़ी मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की, जितना संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें, कार पूलिंग करें, माल ढुलाई के लिए ट्रक के बजाय रेलवे का इस्तेमाल करें, खेती में केमिकल फर्टिलाइजर के बजाय कंपोस्ट का उपयोग करें, नेचुरल फार्मिंग करें, खाना पकाने में तेल का इस्तेमाल कम करें, 1 साल तक सोना न करें, फॉरेन चीज पर न जाएं। इन सबसे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की बचत है। भारत कितने ही उत्पादों को मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है। इसी समय विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस-नहस हो चुकी है। इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है। भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र
संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं हो, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम करते, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल, तो इससे देश और हमारी शहर दोनों को लाभ होगा। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। सबसे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता से ये अपील क्यों की? अगर आप लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या फर्क पड़ेगा? ये मैं आपको फिगर्स के जरिए समझाता। असल में हमारे देश में सोना खरीदने की परंपरा है। जिसके पास सोना होता है उससे एक सिक्योरिटी का एहसास होता है। लोग जब भी बचत करते हैं तो उससे सोना खरीद लेते हैं। शादी ब्याह में सोना देने का रिवाज है। हमारे देश के हर साल 700 से 800 मीट्रिक टन सोने की खपत होती है और इसका 90 से 95% हम विदेश से खरीदते हैं। भारत हर साल दूसरे देशों से ही $775 बिलियन का सामान खरीदता है। इसका लगभग 10% यानी 72 बिलियन डॉलर, $72 बिलियन सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट करने पर खर्च होता है। भारत दुनिया में गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कस्टमर है। अगर आप सोने की खरीद में कटौती करते हैं तो इसका सीधा और पॉजिटिव असर हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर पड़ेगा। अगर हमारे देश में सोने की खपत में 30 से 40% की गिरावट आती है, एक साल में हम 20 से 25 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व बचा सकते हैं। अगर भारत में सोने की खपत आधी रह जाए तो 36 बिलियन डॉलर की बचत होगी। इस पैसे का इस्तेमाल तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी दूसरी जरूरी चीजें खरीदने में हो सकता है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि मोदी ने कम तेल खाने के अपील की। अगर कम तेल में सब्जी पकाएंगे तो कितना तेल बच जाएगा? इससे क्या होगा? 1-2 लीटर तेल बचाकर देश का क्या फायदा होगा? इसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। मोदी ने जो अपील की है उसके 2 फायदे। पहला, कम तेल खाने से हेल्थ ठीक रहेगी, सेहत बेहतर होगी। दूसरा, कम तेल खाएंगे तो देश के कम से कम 70,000 करोड़ रुपए। भारत हर साल करीब 1,70,00,000 टन एडिबल ऑयल यानी खाने का तेल इम्पोर्ट करता है। इसमें पाम ऑयल, सोयाबीन का तेल और सनफ्लावर ऑयल शामिल। हम देश की जरूरत का सिर्फ 40% एडिबल ऑयल प्रोड्यूस कर पाते हैं, जबकि 60% खाने का तेल इम्पोर्ट होता है। इसके लिए हर साल 18 से 19 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। अगर देश में एडिबल ऑयल की खपत कम होती है तो इसका सीधा फायदा हमारे देश के फॉरेन रिजर्व पर पड़ेगा। तेल के इस्तेमाल में 20 से 30% की कटौती हुई तो एक साल में 4 से 5 बिलियन डॉलर की बचत हो सकती है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से कच्चे तेल के दाम 50 से 55% बढ़ चुके हैं। यूरिया, पोटाश और फॉस्फेट जैसे फर्टिलाइजर की कीमतें करीब 25% बढ़ चुकी हैं। LNG का दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर
कतर, ईरान के हमले के बाद से कतर के गैस प्रोडक्शन प्लांट बर्बाद हो गए हैं। इनकी मरम्मत में 3 से 4 साल लग सकते हैं। इसकी वजह से एशिया और यूरोप के लिए एलएनजी की कीमतों में 140% की बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ गौर करने वाली बात है कि भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल और 90% एलपीजी इंपोर्ट करता है। इसलिए मिडिल ईस्ट की क्राइसिस के सबसे ज्यादा असर हमारे देश पर हुआ। हालांकि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई में कोई कमी ना हो, उसके लिए सरकार ने अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और नाइजीरिया से तेल और गैस का इंपोर्ट बढ़ा दिया। ओमान से पेट्रोल प्रोडक्ट और फर्टिलाइजर की खरीद बढ़ाई गई है, क्योंकि खरीफ सीजन की खेती शुरू होने वाली है और इन सब की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार को दूसरे सोर्सेज से ये सब जरूरी सामान खरीदने में ज्यादा फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं इसमें कि भी पूरा ऐसे ग्रिप दिए ₹100 हैं। का सामान विदेश से खरीदता ये है है तो उसमें से बस हम 31 इसे रुपए से कुछ पता कर क्रूड करते ऑयल हैं। खरीदना चाहता है। बस अब यहाँ ये उंगली को जैसे को टैक्स दिखाई थी वैसे ही यहाँ कर लेना है वैसे ही। और हमारी फूड अब सिक्योरिटी के लिए इसे जरूरी यहाँ है। यहाँ इसलिए लगाना सरकार है। इन सब के पोर्ट में कोई नेक्स्ट में से लगाता है, फिर तोड़ता है, ऐसे मार देता है। खपत की कमी की तो जाती हम है यहाँ नेक्स्ट तो में देश का है, एक्सपोर्ट कितना बड़ा में नहीं लगा। कैसे हालात पर सरकार को कड़ी नजर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको ऐसे डालना है कि आपका हाथ गठन किया गया था। अब ऐसे डालने राजनाथ सिंह के ऐसे अलावा डालेंगे ना तो पेट्रोलियम आपका हाथ में प्रॉब्लम है ऐसे। मिनिस्टर जेपी नड्डा, जब भी बॉल डालेंगे तो हाथ को शिपिंग सिर्फ मिनिस्टर गला के ऊपर होना चाहिए। कानून के फिर मिनिस्टर किरेन रिजिजू और उनके विभागों के सचिव भी शामिल थे। मीटिंग के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है वो देश के लोगों को टेंशन में डालने के लिए नहीं, सावधान करने और सहयोग के लिए। देश में ऑयल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है। सरकार जरूरी सामान की सप्लाई नॉर्मल रखने के लिए हर नहीं तो सुनाई देता है। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि युद्ध की वजह से जहां पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की स्थिति लेकिन भारत में जनता के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ नहीं डाला गया। सरकार उनकी लगातार चिंता कर रही है। ऐसे में अगर घर में नाइक है बेटा, घर में नाइक है, सब टूट जाएगा, वो वायर टूट रहा। से निपटना आसान है। We have a large energy import infrastructure which has to be met through our foreign currency reserves. Despite this turbulence in the entire world, so far we have been able to manage it so well. We have seen many other countries, for Last example, year, our second neighbors, last ball. where the petrol and diesel prices have shot hugely. There are other many countries where emergency has been proclaimed. Energy emergency has been proclaimed. We have seen in other countries where the prices Guys, have अब gone हो up गए finally. significantly. बॉलिंग But we have been able to बस किक भी maintain हमको कल it सिखा so देंगे far because of the और very अच्छे से well बैटिंग thought through policies that bowling. the government and the Prime Minister कल have कल नीचे बनाए हुए हैं executed so far. But since the war is now still going on, and yesterday's developments we all know that truth is still far away, looking kind of difficult. So that's why it's very important that we as citizens also play a role in this entire effort. बाय बाय।